कोरियन जैसी ग्लास स्किन चाहिए, कोई बात नहीं, 16 स्टेप्स हैं, फॉलो कर लो, ग्लासी स्किन मिल जाएगी। एक्ने हो गया है, कोई बात नहीं, उधर पे ना थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लो, ठीक हो जाएगा। सेलिब्रिटी टाइप की स्किन चाहिए, तो कोई बात नहीं, यही कहीं 20 से 30 हज़ार का क्रीम आएगा, लगा लो, दमदार स्किन हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है ना कि ऐसा इतना क्लटर इंटरनेट पे भरा हुआ है ना कि आए दिन आपको कोई ना कोई स्किन के टिप्स ही दे रहा होता है। कोई कहता है ये कर लो बढ़िया स्किन लगेगी, कोई कहता है वो कर लो फ्लॉलेस स्किन लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि इन्हें ना तो कोई एक्सपीरियंस है ना कोई क्वालिफिकेशन। तो इससे क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें टिप्स लेनी है या नहीं। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर मीनाक्षी टंडन, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, जिन्हें 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, 26 ईयर का एक्सपीरियंस। तो हम अपने सारे डाउट्स आज मैम से ही जानेंगे। सबसे पहले मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाणी में। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। मैम, जब हम आज बात करने जा रहे हैं स्किन की, तो सबसे पहले मेरा एक बेसिक सा सवाल आपसे यही है कि स्किन केयर का रोल क्या है डेली लाइफ में। हमारी स्किन जो सबसे बड़ा ऑर्गन मान लें आप बॉडी का, उसमें हमारी स्किन पर बहुत सारी चीज़ें बाहर की भी असर करती हैं और अंदर की भी असर करती हैं। इसलिए हमें स्किन को मेंटेन करना है। जैसे हम खाना खाते हैं अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, वैसे स्किन रूटीन भी ज़रूरी है ताकि आप अपनी स्किन को बेहतर रख सकें। उसके लिए हमारे लिए 3 सबसे मुख्य चीज़ें होती हैं। एक होता है मॉइस्चराइज़र, एक होता है सनस्क्रीन और एक होता है आपका लाइफस्टाइल। मैम, आपने सनस्क्रीन के बारे में कहा, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सनस्क्रीन किस एज ग्रुप को लगानी चाहिए, या फिर सनस्क्रीन लगाने से क्या टैनिंग जाती है। ऐसे कई सारे सवाल हैं, आपका इन सब पे मतलब इस पर क्या सजेशन है। सनस्क्रीन जो रहती है वो एक 3-4 तरह की रेज को प्रोटेक्ट करती है हमें, यूवीए, यूवीबी और विजिबल लाइट। अब जब आप सनस्क्रीन लगाते हो तो सनलाइट या तो फिक जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है और हमें सन डैमेजेस से बचाती है। तो मेनली सनस्क्रीन का फंक्शन है सन डैमेज से बचाना। टैनिंग बहुत नहीं रोक पाती जिस हिसाब से लोग यूज़ करते हैं कि इससे टैनिंग रुकेगी। कुछ हद तक ही टैनिंग रुकती है, पर हम सन डैमेज को रोक सकते हैं। और एज ग्रुप बिलो 2 इयर्स हम लोग सनस्क्रीन रिकमेंड नहीं करते। जो एज हमें जो है यंग एज जो रहती है बच्चों की, उसमें अगर हम यूज़ करते हैं तो फिज़िकल सनस्क्रीन, 3 प्रकार के सनस्क्रीन होते हैं, फिज़िकल, केमिकल और कॉम्बिनेशन। तो बच्चों में, प्रेगनेंसी में या फिर सेंसिटिव स्किन में हम फिज़िकल सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तरह के पार्टिकल्स होते हैं। और जो केमिकल सनस्क्रीन होता है वो या मिक्स कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन कोई भी यूज़ कर सकता है। सनस्क्रीन लगाने के लिए कम से कम हर 3 घंटे में आपको रिपीट करना पड़ता है, तो ही जाके उसका असर होता है। और काफ़ी एम्पल अमाउंट में, अच्छी मात्रा में लगाना चाहिए। आप मॉइस्चराइज़र के ऊपर लगा सकते हो, आप उसे रिपीटेडली लगा सकते हो। अगर आपने, हम कहते हैं 9-12-3, 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, अगर आप ये मेथड से अपनी सनस्क्रीन को एक के ऊपर एक लगाएंगे तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे टैनिंग रुकती है, पर इससे टैनिंग नहीं रुकती। पर कुछ हद तक आप टैन रोक सकते हैं, पर टैनिंग के लिए आपको फिज़िकल कपड़े या मतलब जैसे क्लोथिंग्स, हैट्स, चश्मा ये पहनिए, उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैम, सनस्क्रीन जैसे इसका नाम ही सनस्क्रीन है, सन से प्रोटेक्शन देता है। तो जैसे कि कई लोगों की मिथ है कि सनस्क्रीन है तो क्लाउडी ऐसा वेदर है, रेनी सीजन है, तो जब सन नहीं हो तो क्या हम लगाएं या नहीं लगाएं, काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। सनस्क्रीन आपको हमेशा ही लगानी चाहिए, चाहे आप घर के अंदर हो या बाहर हो। ये आजकल का सिस्टम क्यों है? क्योंकि आप लोग ब्लू लाइट, फ़ोन, मोबाइल, आपके लैपटॉप, इन सब के आगे बैठे रहते हैं, तो ये भी एक तरह का डैमेज है जो सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे क्लाउडी हो, चाहे आप इंडोर हो, सनस्क्रीन आपको लगाना चाहिए हर 3 घंटे में। ये आपकी स्किन को बाहरी जो भी नुकसान है उनसे रोकता है।
ओके। मैम, जैसे कि जो बिजी प्रोफेशनल्स वुमेन हैं जो डेली बेसिस पे मेकअप यूज़ करती हैं, एंकर्स हो, एयर होस्टेस हो, काफ़ी सारी ऐसे प्रोफेशनल होते हैं कि जहाँ पर उन्हें डेली बेसिस पे मेकअप यूज़ करना होता है, तो उनके लिए क्या खास स्किन केयर आप सजेस्ट करेंगे? अब एज अ डॉक्टर हम कहते हैं कि आप मेकअप ना करें, पर अगर आपको मेकअप करना कंपलसरी है तो आपका एक रूटीन होना चाहिए जिसमें हम एक नाइट क्रीम ज़रूर देते हैं जो कि एक्सफोलिएंट होती है, डेड स्किन हटा देती है। एक चीज़, ताकि पिंपल्स ना हो, क्योंकि यूजुअली प्रोफेशनल यंगर एज ग्रुप के ही रहते हैं। दूसरा, जब आप मेकअप रिमूव करते हैं तो हम 2 टाइम्स फेस वॉश करने को कहते हैं, मीन्स डबल फेस वॉश करें। और साथ ही साथ जो मेकअप रिमूवर हैं वो ऑयल बेस्ड नहीं होने चाहिए, वाटर बेस्ड, जैसे मिसलर वाटर आजकल आता है मार्केट में, तो वो आपके फेस के आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, तो यू कैन प्रोटेक्ट योर स्किन, तो आपको वो अफेक्ट नहीं करेगा। प्लस अगर आप अपना ये लगा रहे हैं मेकअप, तो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा के उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो आपको एक प्रोटेक्टिंग लेयर मिल जाती है। ओके। मैम, जैसे आपने स्किन केयर रूटीन अभी बताया, तो डे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन डिफरेंट होता है और इवनिंग जो स्किन केयर रूटीन, दोनों डिफरेंट होते हैं या फिर हम सेम स्किन केयर जो रूटीन है वो फॉलो कर सकते हैं? मॉर्निंग में यूजुअली जो हम लोग एज अ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन सी ज़रूर लगाएं, सीरम लगाएं, क्योंकि विटामिन सी आपके एवरी डे जो आपकी स्किन डैमेज हो रही है उसके आपकी भाषा में कहेंगे कि टॉक्सिन या पॉइजन को क्वेंच करता है, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रोज़मर्रा का जो डैमेज है वो विटामिन सी इम्प्रूव करता है, मतलब उसको बचाता है स्किन को। तो मॉर्निंग में आप विटामिन सी लगा के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, तो ये एक रेगुलर होना चाहिए मैनेजमेंट विद सनस्क्रीन ऑफ कोर्स। और नाइट में आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्रॉब्लम, वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। अगर एक्ने पिंपल्स हैं तो हम पिंपल्स की क्रीम्स देते हैं, एंटी एजिंग दे सकते हैं, रिपेयर, किसी की बहुत सेंसिटिव स्किन है उसके लिए रिपेयर क्रीम्स देते हैं। तो एन नंबर ऑफ क्रीम्स होती हैं जो नाइट क्रीम्स में बदलती रहती हैं, पर मॉर्निंग में आपका मैनेजमेंट विद मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और विटामिन सी होना चाहिए। ओके। मैम, जैसे कि आपने स्किन केयर के बारे में ये सारा रूटीन बताया, मैं एक एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि जैसे स्किन केयर्स होते हैं वो एक एज ग्रुप के हिसाब से होता है ना? यंगर्स अलग करते हैं, एंटी एजिंग अलग करते हैं, तो क्या एंटी एजिंग के लिए जब आप बूढ़े हो जाओ तभी वो स्किन केयर स्टार्ट करना होता है या फिर हम पहले से भी उसे स्टार्ट कर सकते हैं? किस एज ग्रुप पे हमें इसे स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, जब हम पैदा होते हैं तब से एजिंग होने लगती है ठीक है, तो एजिंग का एज सच कोई एज का कोई लिमिट नहीं है, बट हर स्किन जेनेटिकली भी चेंज होती है। किसी की स्किन बहुत जल्दी एज शो करती है, किसी के डैमेजेस ज़्यादा हैं, कोई इंटरनली बहुत हेल्दी नहीं है, तो उस हिसाब से स्किन प्रेजेंट करती है। पर एक अगर बेंचमार्क बनाते हैं तो हम 25 प्लस में एंटी एजिंग क्रीम्स सजेशंस में दे देते हैं, जिसे रेटिनॉल्स कह सकते हैं, पेप्टाइड्स कह सकते हैं। इवन आप एंटी एजिंग मैनेजमेंट में पीलिंग्स ले सकते हैं, कुछ हमारे पास लेज़र्स होते हैं, लाइट एनर्जी थेरेपीज होती हैं जो कि आपकी कोलेजन को बूस्ट अप करती हैं, क्योंकि मोमेंट यू आर 25 प्लस 1.7% कोलेजन आपका श्रिंक होता जाता है एवरी ईयर। सो आपकी एजिंग का जो मैनेजमेंट है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 25 प्लस, जो हमारे मेडिकली अगर हम करेंगे। बट अगेन हर पेशेंट का मैनेजमेंट डिपेंड करता है उनका प्रेजेंटेशन से। ओके। मैम, एक बात पूछनी है कि जैसे पिंपल होता है, जैसे जब मैं 1920s एज में थी तो मुझे पिंपल हो जाते थे, तो लोगों की मिथ थी, मुझे ऐसे लोग कहते थे कि तुम्हारी एज है इसलिए तुम्हें पिंपल हो रहा है। तो मतलब इस पे आप एक स्पेशलिस्ट का क्या सजेशन है, आपका क्या सजेशन है कि क्या सच में ये मिथ सही है कि एक एज ग्रुप के हिसाब से होती है या फिर बॉडी के इंटरनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स की वजह से होता है, या फिर कुछ हमारा खान पान में दिक्कत होता है? तो इस पर आपका क्या सजेशन है? प्री टीन्स होता है 8
टीनेजर से पहले की एज, जिसे हम प्री प्यूबर्टी कहते हैं, उसमें हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और वो चेंजेस एक्सेस ऑयल देते हैं, और ऑयल जब फंस जाता है स्किन के नीचे, एक्सेस स्किन के नीचे, तो पिंपल्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये एज के हिसाब से हार्मोन्स की वजह से होते हैं, बट पिंपल्स 40 प्लस एज ग्रुप में भी हो सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स हर एज में बदलते हैं। पर आपका और पिंपल्स ऐसे भी होते हैं, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं जो स्किन को क्लॉग कर देता है, हैवी मॉइस्चराइजर्स, फेशियल्स, इससे भी पिंपल्स बनते हैं। और आजकल जो स्टेरॉइड क्रीम्स जिससे इमीडिएट फेयरनेस आती है, वो भी बहुत मिसयूज़ हो रही है, उससे भी पिंपल्स आते हैं। तो अगेन कारण बाहर के भी हो सकते हैं और अंदर के भी, पर अंदर के कारणों से जो आपने पूछा है कि पिंपल्स हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें देख रेख तो करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हर पिंपल जब छोटा अपने आप में जाता है तो वो स्कार या पिगमेंटेशन छोड़ देता है, गड्ढे छोड़ देता है, तो स्किन जो है एक तरह से डैमेज में आ जाती है, और उसको रिपेयर करने में हमें बहुत मेहनत लगती है। इसलिए अगर, जैसे कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, अगर आप पहले से ही बचाव लो, स्किन को देख रेख करो, जो कि बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप एक तरह की डॉक्टर से एडवाइस लेकर, अगर आपको एक मैनेजमेंट सिखा दिया जाता है कि ये आपको करना है, ये लगाना है और ये नहीं लगाना, तो आप बहुत अच्छे अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। मैम, ह्यूमन बॉडीज़ में जैसे कलर्स होते हैं, किसी का कलर डार्क है, किसी का कलर फेयर है, ठीक है। तो डार्क स्किन वाले सोचते हैं कि हम फेयरनेस क्रीम यूज़ करके 4 दिन में त्वचा हमारी एकदम बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी, सफ़ेदी की चमकार हो जाएगी। तो फेयरनेस क्रीम जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, कम प्राइस में है, ज़्यादा प्राइस में है, तो इसका यूज़ करना कितना सही है, कितना गलत है, ये हमारी स्किन को कितना डैमेज कर सकता है? ये मुद्दा हमें बहुत ही हम परेशान हैं इस चीज़ से, क्योंकि इतनी फेयरनेस क्रीम्स हैं, प्लस अगर आप पार्लर्स में जाते हैं, वो आपको क्रीम्स दे देते हैं डिब्बी में कि आपको 4 दिन में ये ठीक हो जाएगा। ये अब बेसिकली जो इंस्टेंट फेयरनेस देता है उसमें स्टेरॉइड होता है, या हाई डोज ऑफ हाइड्रोकिनोन एक केमिकल होता है। ये दो चीज़ें, जब भी स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट है ब्लीचिंग, तो आज की तारीख में कोई भी ये क्रीम लगाएगा, 5 दिन में उसको लगेगा बहुत स्किन क्लियर हो गई, ग्लो कर रही, लोग पूछने लगेंगे। बट वो स्टेरॉइड एक दवाई है जो हम लोग यूज़ करते हैं बीमारियों में। अब उसका मिसयूज़ हो रहा है मार्केट में, या एड्स दे के इमीडिएट फेयरनेस जो चाहते हैं लोग। तो ये क्या करता है स्टेरॉइड? अगर आप स्टेरॉइड लगाते जाते हैं तो आपकी स्किन पतली होने लगती है, थिनर हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, फेस पर बाल उग जाते हैं, और आप 5 मिनट भी धूप में नहीं खड़े रह सकते, आप रेड हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह के उत्पाद या इस तरह का फेयरनेस क्रीम यूज़ कर रहे हैं जो आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स शो कर रहा है, तो उसे इमीडिएटली बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें रिंकल्स भी आने लगते हैं, पूरा फेस पिंपल से भर जाता है। तो ये हम लोग, आई थिंक हमारे 20% केसेस इस चीज़ों के आ रहे हैं कि इतने ज़्यादा गलत ट्यूब्स का इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी बिना लेबल के मॉइस्चराइजर्स या बिना लेबल की क्रीम्स आप यूज़ ना करें। मैम, जैसे बिज़ी प्रोफेशनल्स हैं, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ हम क्लीन अप लेते हैं, फेशियल करवाते हैं हमारी स्किन ग्लोइंग के लिए, स्किन पैम्परिंग के लिए, तो क्या ये सही है? फेशियल्स क्लीन अप गलत नहीं है, पर जो आजकल की रेस है, दौड़ है कि अब जब हम क्लीन अप करके निकलें तो बिल्कुल गोरे चिट्टे होके निकले, है ना, बिल्कुल फेयर होके निकले, तो उस दौड़ में बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होने लग गए। जो नेचुरल वे ऑफ पैम्परिंग था वो कम हो गया। इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, ब्लीच यूज़ होते हैं, ताकि आपको इंस्टेंट ग्लो, और जब बाहर निकले तो आपको बहुत गोरा लगे, जबकि वो शायद ही आधे घंटे तक रहता है। तो इस तरह के जो फेशियल्स क्लीनअप है वो हार्मफुल हैं। सो आपको फेशियल्स अगर नेचुरल हैं, नेचुरल इन द सेंस
अच्छी कंपनीज के हैं और अकॉर्डिंग टू योर स्किन है तो वो बेहतर है। अगर आप पिंपल्स वाली स्किन है आपकी और आप खूब मसाजेस करा लेंगे तो वो आपके पोर्स को और ब्लॉक कर देगा और यू विल आफ्टर 15-20 डेज आपको पिंपल्स आने लगेंगे। सो यू हैव टू बी पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड कि हर चीज़ सूट नहीं होगी हर इंसान को। अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस बाय डॉक्टर आप लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स आजकल यूज़ हो रहे हैं। मैम, स्किन के लिए हेल्दी रूटीन जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें एक कहा जाता है कि ऑयली फूड्स जो है वो हमारी स्किन के लिए पिंपल्स क्रिएट करता है, एक्ने क्रिएट करता है, तो आपका क्या कहना है इस पर? ऑयली फूड सच में करता है क्रिएट? हमारे हार्मोन्स, जैसे मैंने कहा, पिंपल्स करते हैं और हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं हमारे वेट से। और ऑयली स्किन एक हाई ग्लाइसेमिक फूड है। फूड हाई ग्लाइसेमिक फूड मतलब हाई कैलोरी फूड। अगर हाई कैलोरी फूड में आप ऑयली खाते हैं तो ऑयली एज सच एक्ने नहीं करता, पर वो आपका वेट बढ़ाएगा, आपके इंसुलिन बढ़ाएगा और वो इनडायरेक्टली हार्मोन्स और पिंपल्स बढ़ा देंगे। तो आपको हेल्दी फूड खाना इम्पॉर्टेंट है। वो तो हर एज के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैम, होम रेमेडीज़ में आप क्या सजेस्ट करेंगी हेल्दी स्किन के लिए? अ, अब हर नेचुरल चीज़ सेफ नहीं होती। जैसे कितने पेशेंट्स हमारे यहाँ नींबू लगा के और खीरा लगा के आते हैं और फिर रिएक्शन में आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीज़न आपका होम रेमेडीज़ होनी चाहिए। जैसे बेसन बहुत यूज़ होता है हमारे घरों में, बेसन और दूध। तो अगर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब पसीने वाला मौसम है, तो आप बेसन और दूध का स्क्रब ले सकते हैं। अगर ठंड है तो आप उसमें ऑयल बेस डालें, जैसे क्रीम डालें या मलाई डालें बेसन में। और जब भी आप स्क्रबिंग करें, कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रबिंग नहीं होनी चाहिए। हार्श स्क्रबिंग आपका नॉर्मल जो लिपिड, हमारा फैट लेयर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, अगर हम बहुत स्क्रबिंग करेंगे तो वो लेयर हट जाता है और आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो जो सिस्टम है कि हाँ घरों की रेमेडी है, पर आप बार बार नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। हनी हमारे यहाँ अच्छा है, टर्मरिक अच्छा है। ब्राइड ग्रूम्स को हल्दी का क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक तरह का ब्लीचिंग इफेक्ट दे देता है। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका एक्सेसिव स्क्रबिंग इज़ हार्मफुल। राइट। मैम, आपने ब्राइड ग्रूम की बात कर दी है तो एक सवाल इस पर भी कि अभी जो शादियों का सीज़न चल रहा है उसमें ब्राइड ग्रूम को अपने स्किन का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे उन्हें डाइट लेना चाहिए और क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मेन डे पे ब्राइड को मतलब ऐसे वो ना लगे कि यार मेरी स्किन पे पिंपल हो गया, मतलब क्या आप सजेस्ट करेंगी? बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लास्ट डेज में क्या होता है, एक तरह का आजकल स्ट्रेस लेते हैं बच्चे बहुत कि हमें अच्छा लगना है, ये लगना है। और मेरे हिसाब से सब अच्छे ही लगते हैं जब आप इतना ड्रेसअप होते हैं। पर कुछ चीज़ें होती हैं कि पहले 5 दिन में खूब आप एग्जर्ट करते हो तो कभी ब्लोटिंग हो जाती है फेस में ऐसा लगता है कि आप नींद भी प्रॉपर नहीं हो रही है। तो एक बहुत सिंपल है कि वो हम लोग कहते हैं कि कोल्ड आइस वाटर में आप अपना फेस डिप कर लें और फिर आप फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि वो वाजो कंस्ट्रिक्शन करता है, आपके ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा सिकोड़ता है। कितने मिनट तक करना है मैम ये? तो आप जितना सहन 2-3 मिनट ओके। आइस कोल्ड वाटर में यू डिप योर फेस, और उससे आपकी स्किन काफ़ी ब्राइट और मतलब स्वेलिंग ब्लोटिंग कम हो जाती है। और लास्ट डेज में कुछ भी नया ट्राई मत करो। और 7 डेज पहले भी आप कोई भी नया चीज़ मत करो। जैसे हमारे यहाँ ब्राइड्स और ग्रूम्स 6 महीने पहले ही आ जाते हैं कि हमारी स्किन को मैनेज कर दीजिए। तो अगर उनको फिलर्स कराने हैं, स्पेशली अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए, या कोई भी वो हम पहले करते हैं और लास्ट डेज में एक बहुत माइल्डर मैनेजमेंट देते हैं उनको। तो इस तरह से आप
लास्ट डे कुछ ट्रायल नहीं करें। मैम स्किन की तो काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है, अब हम थोड़ा सा पूछेंगे कि जो हमारे हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ रहे हैं आए दिन, जैसे लड़कों में ज़्यादा देखा जा सकता है कि उनका हेयर फॉल बढ़ रहा है, गंजेपन का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, तो ये हेयर फॉल क्यों होता है? ये डाइट मेंटेन करने से या डाइट हमारी गड़बड़ हो जाती है उससे होता है, तो ऐसा किस वजह से है? एक तो हेयर फॉल जेनेटिक होता है, जिसमें दो तरह के हेयर फॉल्स होते हैं। एक होता है कि स्ट्रेस से गिरते हैं वापस आ जाते हैं, और एक होता है जो हम गंजापन कहते हैं, जिसमें बाल पीछे को जाने लगते हैं और गंजापन आने लगता है। आजकल अर्ली ऑनसेट हो गया, पहले होता था गंजापन 30-35 साल के बाद, आजकल जल्दी हो रहा है। तो कारण लाइफस्टाइल हो सकता है, स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, इंटरनली विटामिन डी की कमी, थायराइड, ये बहुत सारे कारण हैं जिससे अर्ली ऑनसेट हो रहा है। प्लस आजकल जिम जाते हैं बच्चे और दे टेक लॉट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, मीन्स प्रोटीन शेक्स लेते हैं, और उसमें हाँ, और उसमें कभी कभी एनाबॉलिक स्टेरॉइड मतलब मेल हार्मोन्स रहते हैं जो कि मसल बिल्डिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो मेल हार्मोन्स का इफ़ेक्ट आता है, उसमें गंजापन आ सकता है, पिंपल्स आ सकते हैं। तो ये भी एक कारण है। तो बाहर के कारणों में ये कारण है। इंटरनली आपका लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है जो गंजापन दे सकता है। अब इसके लिए सजेशन ये है कि अपने को विटामिन डी चेक कराएं, थायराइड चेक कराएं, और अगर कोई इस तरह के आपको सप्लीमेंट लेने हैं तो वो एक ऑथेंटिक डॉक्टर से या आपके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराइए, या ऑथेंटिक होना चाहिए प्रोडक्ट जिसमें इस तरह के मिलावट ना हो या इस तरह के स्टेरॉइड्स ना हो। क्योंकि अगर आप अपना प्रोफेशन एज अ बॉडी बिल्डिंग नहीं ले रहे तो आप अननेसेसरी अपनी बॉडी को इंसल्ट क्यों दे रहे, राइट? और हेयर बचाना ज़्यादा इजी है, क्योंकि एक बार बाल चले गए तो फिर हमारे पास एक ही माध्यम रहता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। सो उसमें हम पीछे से बाल निकाल के आगे लगा देते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमने मैम से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ लिए हैं वैसे, और पहले हम दादी और नानी के नुस्खे आजमाते थे, लेकिन अब आप होप्स हो कि स्पेशलिस्ट नुस्खे अपनाएंगे। तो आपको ये सजेशंस कैसे लगे? आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में स्किन केयर रूटीन को कैसे फॉलो करते हैं, कैसे करेंगे आफ्टर दिस वॉचिंग दिस वीडियो? फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।